जब तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन हूं तो डर के मारे तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी। तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, मुझे जेल ले जाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। और यह वर्दी जो तुमने पहनी है ना, इसका बोझ तुम उठा नहीं पाओगे। एक आर्मी बेस कैंप का दृश्य है। मेजर रुक्मिणी शेखावत अपने केबिन में है। तभी उनका फोन बजता है। फोन पर उनकी छोटी बहन छुटकी है। छुटकी बहुत उत्साहित होकर बोलती है, दीदी जल्दी आप घर आ जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और मां तो दरवाजे पर नजर टिकाए बैठी है। भाई की शादी में बहुत मजा आएगा, अगर आप नहीं आई तो रौनक ही नहीं रहेगी। रुक्मिणी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है मेरी प्यारी बहन, मैं आ रही हूं। मुझे हेडक्वार्टर से छुट्टी मिल गई है, बस अपना सामान पैक कर रही हूं। 1 घंटे में यहां से निकल जाऊंगी। तुम मां को बोल देना कि उनकी शेरनी बेटी आ रही है। फोन कट जाता है। रुक्मिणी अपना बैग उठाती है और बाहर आती है। रुक्मिणी खुद से बात करते हुए कहती है, चलो पूरे 2 साल के बाद घर जा रही हूं। इस बार तो पूरा गांव घूमकर ही वापस आऊंगी और अपने बचपन की उन गलियों को जी भर के देखूंगी। तभी पीछे से एक जवान दौड़ता हुआ आता है। उसका नाम सिपाही विक्रम है। विक्रम की सांस फूली हुई है। वह कहता है, दीदी दीदी आप घर जा रही हो, मुझे अभी पता चला, मैं मेस से दौड़ता हुआ चला आया हूं। रुक्मिणी रुकती है और पूछती है, अरे विक्रम क्या हुआ, तुम इतना क्यों दौड़ रहे हो, सब ठीक तो है ना? विक्रम अपनी जेब से एक चिट्ठी निकलता है और बहुत भावुक होकर कहता है, दीदी ये चिट्ठी मेरी मां और मेरे घर वालों को दे देना, हमारा गांव आपके रास्ते में ही पड़ता है। मेरी मां को मेरी बहुत याद आती है। पिछली बार जब बात हुई थी तो वह रो रही थी कि मेरा बेटा घर कब आएगा। रुक्मिणी उसके कंधे पर हाथ रखती है और देखती है कि विक्रम की आंखों में आंसू हैं। रुक्मिणी कड़क आवाज में लेकिन प्यार से समझाते हुए कहती है, भाई आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। हम फौजी हैं, हम रोते नहीं हैं। हमारे आंसू तो हमारे दुश्मनों के खून से सूख जाते हैं। हम अपने देश को बचाने के लिए बॉर्डर पर आए हैं। अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो देश का क्या होगा? विक्रम अपने आंसू पोंछता है और सावधान की मुद्रा में खड़ा होकर कहता है, जी मैडम गलती हो गई, मैं बस मां को याद करके थोड़ा भावुक हो गया था। रुक्मिणी मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है भैया, मैं यह चिट्ठी आपकी मां को जरूर दे दूंगी और उनसे कहूंगी कि उनका बेटा एक शेर है। आप अपना ख्याल रखना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूं। जय हिंद। रुक्मिणी अपनी जीप में बैठकर निकल जाती है। जीप एक बाजार से गुजर रही होती है। रुक्मिणी को भूख लगती है। वह ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करती है और सोचती है, भूख भी ना बिल्कुल मौके पर आ जाती है। चलो आज बहुत दिन हो गए, गोलगप्पे से ही दोस्ती कर लेते हैं। वैसे भी फौजी मेस का खाना खाकर जुबान का स्वाद चला गया है। वह गाड़ी से उतरती है और एक ठेले के पास जाती है जहां एक बुजुर्ग आदमी रामू काका गोलगप्पे बेच रहे हैं। रुक्मिणी कहती है, भैया 20 रुपए का पानी पूरी खिलाना, थोड़ा तीखा बनाना। रामू काका खुश होकर कहते हैं, ठीक है बिटिया, अभी खिलाता हूं। आप जैसे अफसर हमारी दुकान पर आए, ये तो हमारी किस्मत है। लो बिटिया, आपके गोलगप्पे तैयार हैं। रुक्मिणी एक गोलगप्पा खाती है और तारीफ करते हुए कहती है, वाह भैया क्या गोलगप्पे बनाते हो। आप सच बताऊं, शहर के बड़े बड़े स्टॉल और रेस्टोरेंट भी इसके सामने कुछ नहीं है। इसमें तो घर जैसा स्वाद है। रामू काका हंसते हुए कहते हैं, बस बिटिया, आप लोगों का आशीर्वाद है। हम गरीब तो बस प्यार मिला सकते हैं। तभी अचानक पुलिस की जीप का सायरन बजता है और वहां ब्रेक लगने की जोर से आवाज आती है। जीप से इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह और हवलदार रंगीला नीचे उतरते हैं। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह अपनी लाठी से रामू काका के ठेले पर जोर से मारता है, जिससे गोलगप्पे का पानी गिर जाता है। इंस्पेक्टर चिल्लाता है, क्या रे गोलगप्पे वाले, तुझे मना किया था ना, यहां स्टॉल लगाने के लिए कितनी बार तुझे समझाया है कि यह हमारा इलाका है। हवलदार रंगीला हंसते हुए कहता है, साहब ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। रामू काका हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, साहब रोड के किनारे ही लगाया है, स्टॉल किसी को परेशानी नहीं हो रही है, बस रोज का गुजारा चलाने के लिए थोड़ी सी बिक्री कर रहा हूं, मेरे घर में बीमार पत्नी है। साहब रहम करो। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह उसका गिरेबान पकड़कर कहता है, चल फिर ठीक है, ज्यादा नाटक मत कर, अभी के अभी 5,000 रुपये निकाल, वरना तेरा यह ठेला जब्त कर लूंगा और तुझे अंदर कर दूंगा। रामू काका रोते हुए कहते हैं, साहब मैं बहुत गरीब हूं, दिन भर में तो 500 रुपये भी नहीं कमा पाता, इतना पैसा मेरे पास कहां से आएगा। मेरी जान ले लो साहब, पर पैसे नहीं है। रुक्मिणी ये सब देख रही होती है।
उसका खून खौल उठता है। वह आगे बढ़ती है और रामू काका और इंस्पेक्टर के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। रुक्मिणी कड़क आवाज में कहती है, साहब छोड़ दो गरीब, पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग आदमी से पैसे मांगते हुए इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह रुक्मिणी को ऊपर से नीचे तक देखता है और बदतमीजी से कहता है, तू कौन है बे? बड़ी वकालत करने आई है? अपना काम कर, वरना तुझे भी इसके साथ अंदर कर दूंगा। रुक्मिणी गुस्से में कहती है, आप लोग पुलिस वाले हो या बदमाश? आप लोग कानून की सारी हदें पार कर चुके हो। वर्दी पहन लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो यह वर्दी उतार दो, क्योंकि यह कुर्सी और यह पावर गरीबों को कुचलने के लिए नहीं मिली है, यह उनकी रक्षा के लिए है। हवलदार रंगीला आगे आता है और कहता है, ओ मैडम, कानून सिखाने मत आओ। हमें रोज ऐसे सैकड़ों को सीधा करते हैं, हमसे आंख मिलाकर बात कर रही हो। लगता है आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह कहता है, गरीब को लात मारना हमारी आदत है और इसे हम बहादुरी कहते हैं। रुक्मिणी जवाब देती है, गरीब को लात मारना बहादुरी नहीं होती, यह सिर्फ कायरों की पहचान होती है। तुम जैसे लोग वर्दी पर धब्बा हो। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाता है, रुक जा, बहुत बोल लिया तूने। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अभी बड़े साहब को फोन करता हूं, फिर तुझे समझ आएगा कि पुलिस से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। इंस्पेक्टर फोन निकालता है और अपने सीनियर को मिलाता है। हेलो साहब, यहां एक मैडम ज्यादा कानून समझा रही है, बीच बाजार में हमारी बेइज्जती कर रही है। आप जल्दी आ जाइए, मामला बिगड़ रहा है। फोन रखकर इंस्पेक्टर कहता है, रुक जा, जल्दी बड़े साहब आ रहे हैं। हवलदार रंगीला गंदी नजरों से देखते हुए कहता है, अरे सर, पहले क्यों फोन नहीं किया? कितनी खूबसूरत माल है, इसे तो थाने में ले जाकर अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह हंसता है और कहता है, साले कुत्ते, तेरे घर में मां बेटी नहीं है क्या? तुम लोग आवारा कुत्तों की तरह लड़कियों को छेड़ते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रुक्मिणी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह हवलदार रंगीला के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिससे हवलदार गिर पड़ता है। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह चिल्लाता है, साली लड़की, तूने पुलिस वाले पर हाथ उठाया, तूने मुझे और मेरे स्टाफ को थप्पड़ मारा। हवलदार, इसको पकड़ लो, इसे गाड़ी में डालो, आज इसकी सारी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। रुक्मिणी संघर्ष करती है, लेकिन वह सिविल ड्रेस में है और वह लोग दो हैं। वह कहती है, तुम लोग जो कर रहे हो वह बिल्कुल गलत है, और याद रखना, अभी तुम लोग यह नहीं जानते कि मैं कौन हूं। जिस दिन जान जाओगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह उसे धक्के देकर जीप में बैठाता है और कहता है, 2 कौड़ी की लड़की ज्यादा भाषण दे रही है। जब जेल जाएगी ना, तब सारी अकड़ निकल जाएगी। तेरे जैसी कितनी लड़कियों को हमने सुधारा है, आज तुझे भी पता चलेगा। हम क्या कर सकते हैं। अब दृश्य बदलता है और हम वापस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में आ जाते हैं। रुक्मिणी को लॉकअप में बंद कर दिया गया है। इंस्पेक्टर और हवलदार बाहर कुर्सी लगाकर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। इंस्पेक्टर कहता है, देखो, अब तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के खड़ी है। क्यों मैडम, अब कहां गई तुम्हारी? वो गर्मी रुक्मिणी जेब से अपना फोन निकालती है जो उन्होंने छुपा लिया था और तेजी से एक नंबर डायल करती है। हवलदार चिल्लाता है, ए, कहां फोन कर रही है? कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, समझी? फोन रख दे, वरना तोड़ दूंगा। रुक्मिणी फोन पर सिर्फ इतना बोलती है, कोर्ट, रेड लोकेशन, सदर थाना, तुरंत बैकअप भेजो, और फोन काट देती है। वह इंस्पेक्टर की आंखों में देखकर कहती है, अभी पता चल जाएगा तुम सबको, मैंने कहां फोन किया था। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, हरामजादी लड़की। अभी मैं अंदर आकर तुझे बताता हूं। तभी बाहर से बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई भारी ट्रक आ रहे हों, और बहुत सारे लोगों के जूतों की आवाजें आती हैं। हवलदार रंगीला खिड़की से बाहर झांकता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह कांपते हुए इंस्पेक्टर के पास आता है और हकलाते हुए कहता है, सर, बहुत गड़बड़ हो गई है। बाहर फौजी का एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है, और सिर्फ एक नहीं, 3 ट्रक हैं। उसमें पूरे 100 फौजी बैठे हैं और सबके हाथ में हथियार हैं। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह घबराते हुए कहता है, तुम्हें होश है? तुम क्या बोल रहे हो? पुलिस चौकी के बाहर फौज खड़ी है, यह कोई मामूली बात नहीं है। अभी चलकर देखना पड़ेगा। वह दोनों बाहर भागते हैं। पूरी पुलिस चौकी को आर्मी के जवानों ने घेर लिया है। 100 से ज्यादा जवान अपनी राइफल ताने खड़े हैं। उनके आगे कैप्टन राजवीर सिंह खड़े हैं, जो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कैप्टन राजवीर चिल्लाते हैं, सोल्जर्स, पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लो। एक भी पुलिस वाला यहां से भागना नहीं चाहिए। अपने आप को सरेंडर कर दो।
सभी पुलिस वाले इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह के हाथ से लाठी गिर जाती है। वह हाथ ऊपर करके कांपते हुए कहता है, सर, हमसे क्या गलती हो गई है जो आप लोग पुलिस चौकी को चारों तरफ से घेर लिए हैं? हम तो अपना काम कर रहे थे। कैप्टन राजवीर आगे बढ़ते हैं और इंस्पेक्टर के सीने पर अपनी गन तान देते हैं और कहते हैं, अभी भी पूछ रहा है तुझे सच में नहीं पता? तूने क्या कर दिया है? तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है। तुम लोगों ने एक सीनियर आर्मी ऑफिसर मेजर रुक्मिणी शेखावत को बिना किसी गलती के जेल के अंदर बंद कर दिया है। इंस्पेक्टर और हवलदार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वह पसीने से तर हो जाते हैं। इंस्पेक्टर हकलाते हुए कहता है, क्या वो मैडम सीनियर आर्मी ऑफिसर है? सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था, वो सिविल ड्रेस में थी। हमें माफ कर दो सर। कैप्टन राजवीर चिल्लाते हैं, बकवास बंद कर, जल्दी मेजर मैडम को लॉकअप से बाहर निकालो, समझे कि नहीं? वरना इस थाने को यहीं शमशान बना दूंगा। इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ अंदर जाता है और कांपते हाथों से ताला खोलता है। हवलदार, मैडम को लॉकअप से बाहर जल्दी निकालो। सर, जल्दी करो, चाबी कहां है? ताला खुलता है। रुक्मिणी बाहर आती है। इंस्पेक्टर और हवलदार उसके पैरों में गिर जाते हैं। मैडम, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। रुक्मिणी उन्हें अनदेखा करते हुए बाहर आती है। बाहर आते ही सभी 100 जवान एक साथ एड़ी जोड़ते हैं और सैल्यूट करते हैं। जय हिंद मैडम, पूरी फिजा जय हिंद के नारों से गूंज उठती है। रुक्मिणी वापस सैल्यूट करती है। जय हिंद सोल्जर। कैप्टन राजवीर पूछते हैं, मैडम आप ठीक हैं? इन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? रुक्मिणी कहती है, हां, मैं ठीक हूं सोल्जर, बस कुछ गंदगी साफ करनी थी। आप लोग बाहर चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूं। रुक्मिणी मुड़ती है और इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह और हवलदार रंगीला की तरफ देखती है, जो अब सिर झुकाए खड़े हैं। रुक्मिणी कहती है, तुम लोगों ने मुझे एक आम लड़की समझकर जेल में डाल दिया, तो सोचो, जो सच में आम है उसकी सुरक्षा का क्या हाल होगा। अगर आज मेरी पहचान सामने नहीं आती तो क्या किसी आम लड़की की आवाज यहां तक पहुंच पाती? तुमने यूनिफॉर्म पहना है, ताकत नहीं। अगर तुम ही कानून तोड़ोगे तो आम इंसान इंसाफ कहां ढूंढेगा? आज मैं यहां खड़ी हूं इसलिए सवाल पूछ रही हूं, पर जो रोज यहां चुपचाप सहते हैं उनका हिसाब कौन देगा? आज तुम लोग मुझे देख रहे हो इसलिए जिंदा हो, लेकिन जिस दिन हम दुश्मनों से लड़ते लड़ते बॉर्डर पर अपनी जान दे देंगे, उस दिन याद रखना, अगर देश की किसी बेटी पर जुल्म हुआ, उसकी चीख सबसे पहले इस सिस्टम की नींव हिला देगी। यह वर्दी सेवा के लिए है, रौब झाड़ने के लिए नहीं। सुधर जाओ, वरना अगली बार फौज नहीं, कोर्ट मार्शल होगा। रुक्मिणी अपनी जीप की तरफ बढ़ती है और सभी जवान उनके पीछे चलते हैं। वह मुड़कर एक आखिरी बार थाने की तरफ देखती है और कहती है, जय हिंद सोल्जर, अब हम सब सिर्फ अपने दुश्मनों से लड़ेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। चलो यहां से। फौज की गाड़ियां धूल उड़ाते हुए वहां से निकल जाती हैं और पीछे पुलिस वाले अपने किए पर पछताते हुए खड़े रह जाते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।